students, hope you have been revising the previous videos on this chapter. आज हम इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट शुरू कर रहे हैं दैट डील्स विद क्वांटम मैकेनिक्स फॉलोड बाय क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्यों है, किस लिए पढ़ते हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं. जो हमने लास्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट बोहर थ्योरी, वी टॉक्ड अबाउट डी ब्रॉगली, वी टॉक्ड अबाउट हेजनबर्ग, है ना. बोहर थ्योरी या उससे पहले आने वाली जितनी भी थ्योरीज थी एटम के बारे में जो हमने पढ़ी, जैसे थॉमसन का मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल था. ठीक है, तो एंड द मेन थिंग बोहर थ्योरी. तो बोहर थ्योरी क्या कहती है? इट सेज कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है. ठीक है, राइट. जिसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन की अगर पोजीशन देखना चाहें तो हम 100% एक्यूरेसी से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर कर सकते हैं, है ना. बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने पढ़ा हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कहता है, और बड़े वैलिड रीजंस थे इसके, विच इज़ प्रूवन ऑल्सो, कि कोई भी बहुत छोटा दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है, हम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी सर्टेनिटी से 100% एक्यूरेसी से इकट्ठे मेजर नहीं कर सकते. ठीक है, एंड ही ऑल्सो गेव यू अ फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द अनसर्टेनिटी. ठीक है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है. ठीक है, हमने पढ़ा है उसका साइज कितना होता है. व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻³ -31 kgs and it is very very small, negligible. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, हम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. ठीक है, उस पर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होगा. तो जिस चीज़ की पोजीशन और वेलोसिटी एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकती, आप उसका फिक्स्ड पाथ या उसकी ट्रैजेक्टरी को डिफाइन नहीं कर सकते. विच मीन्स जो बोहर थ्योरी है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं हो सकती. ठीक है, बोहर थ्योरी बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पार्टिकल कंसिडर कर रही थी. ठीक है, एंड इट वाज नॉट फॉलोइंग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, राइट. तो अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनकी दुनिया कैसी है? ठीक है, ये कैसे बिहेव करते हैं, कैसे इनका मोशन होता है, उसको स्टडी करती है एक नई स्ट्रीम ऑफ स्टडी दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती थी? इट यूज्ड टू फॉलो न्यूटन्स लॉ. और वो जो स्ट्रीम ऑफ स्टडी है वो किसके लिए है? वो ऑब्जेक्ट्स के लिए है जो मैक्रोस्कोपिक हैं, जिनको हम आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं. जैसे एप्पल है, अगर हमने उसको फेंका ऊपर या एक बॉल ऊपर फेंकी तो उसने नीचे आना ही है ना. हम 100% एक्यूरेसी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगा, या बॉल जब नीचे हिट करेगी तो वो वापस कितना ऊंचा बाउंस करेगी, या जो प्लैनेट्स जो ऑर्बिट कर रहे हैं सन के अराउंड, हम उनकी ट्रैजेक्टरी देख सकते हैं, हम उनकी ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ऑल दीज कैन बी डन विद लॉट ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि वो मैक्रोस्कोपिक है और उन पे न्यूटन्स के लॉज लगते हैं. दैट इज क्लासिक फिजिक्स लगती है, विच वाज बोहर्स आइडिया ऑल्सो. बट जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यू कांट अप्लाई द लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. तो उसके लिए एक नई स्ट्रीम ऑफ स्टडी आई, क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, थोड़ा सा और अंदर जाते हैं. अब क्वांटम क्या है और मैकेनिक्स क्या है, मैं आपको ये बहुत सरल और बहुत इजी लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ. जैसे आप सबको सहारा डेजर्ट पता है ना, उसमें इतना ज़्यादा सैंड ड्यून्स है, रेत ही रेत है, रेत ही रेत है ना. तो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत इनफाइनाइट सी ऑफ सैंड है, बट
उसी का मैं अगर क्वांटम वाली साइड देखूं तो उस डेजर्ट में जो एक ग्रेन ऑफ सैंड हुई, एक सैंड का पार्टिकल हुआ, वो क्या हुआ, उसका क्वांटम। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप सब ने समुद्र देखा है, नहीं तो फोटोज में देखा है, नहीं तो मूवीज में देखा है, टीवी में देखा है, सबने समुद्र देखा है। ठीक है, टीवी पे चाहे देखा हो, फोन पे देखा हो, सो उसमें इतना सारा पानी है, तो अगेन इट्स इनफाइनाइट, इट्स ह्यूज। तो उसका एक क्वांटम या एक डिस्क्रीट यूनिट, एक सेपरेट, एक सिंगल यूनिट क्या हुई, एक वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज क्वांटम? It is the smallest bit of anything or it is the discrete unit of anything, that is quantum। तो वो जो सबसे छोटी चीज है, ठीक है, that is quantum, right? अब मैकेनिक्स, वेरी सिंपल, व्हाट इज मैकेनिक्स? किसी चीज का बिहेवियर और उसका मोशन जो है वो उसका मैकेनिक्स है। तो जो बहुत छोटी चीज है, डिस्क्रीट यूनिट है, उसके बिहेवियर को स्टडी करना या स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, दैट इज देयर मोशन, देयर बिहेवियर, इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? सो द डेफिनेशंस आर हियर, यू कैन नोट डाउन। ठीक है, अब हम आते हैं कि अब जब बोहर की थ्योरी फेल हो गई तो साथ साथ दो लोग, एक हाइजेनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था और एक अर्विन श्रोडिंगर। ठीक है, श्रोडिंगर कहो, श्रोडिंगर कहो, एक ही बात है। तो ये दो साइंटिस्ट इंडिविजुअली इस चीज पे दिन रात काम कर रहे थे। ठीक है, एंड श्रोडिंगर ने एक इसको डिफाइन करने के लिए इक्वेशन दी। ठीक है, सो जब हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रॉगली प्रिंसिपल के बाद ये लोगों के दिमाग में ख्याल आना शुरू हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी भी डुअल नेचर है, इट इज नॉट जस्ट अ पार्टिकल, इट इज ऑल्सो अ वेव, राइट? तो उसके बाद उसकी वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जिसको कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर ने एक बहुत बड़ी बात कही, उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सिंपल सी वेव नहीं है, इट इज अ मैटर वेव। ठीक है, दैट मीन्स कि वन, दैट इट इज अ वेव, नंबर टू मैटर वेव। मैटर क्या होता है बच्चों? मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो श्रोडिंगर ने कहा कि जो एक वेव है जिसमें एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है, तो इसमें वो दो फीचर्स तो है, इसके अलावा इट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टिंग मास एंड चार्ज विद इट। तो ये मैटर और वेव दोनों है, तो उसका हाइब्रिड क्या हो गया? इट इज अ मैटर वेव। और उसने इलेक्ट्रॉन का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए एक इक्वेशन लिखी। ठीक है, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व नहीं करना है, एमसीक्यू में शायद आ जाए कि कौन सी श्रोडिंगर की वेव थी। ठीक है, हायर मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, जो आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, तो उसमें आपने ज़्यादा घुसना नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम राइटिंग डाउन डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर 5 प्लस डी स्क्वायर ओवर डी वाई स्क्वायर 5 प्लस डी स्क्वायर ओवर डी जेड स्क्वायर 5 प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एक्स स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिखने में बहुत खतरनाक है भी खतरनाक, इट्स अ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, सो बेसिकली थोड़ा सा अब इसकी बात करते हैं। यहाँ हमें एक ये नई चीज दिख रही है जिसको मैंने क्या कहा, दिस इज साई, इट्स अ ग्रीक अल्फाबेट। ठीक है, जैसे मैं किसी चीज को जब हम 2 डायमेंशन भी पढ़ते हैं तो हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना, एक्स एंड वाई करके, उसी तरह 3 डायमेंशंस में जब हम वेव पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम लाइट वेव भी पढ़ लें तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं ना। कैसे हम यूजुअली लाइट वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड एंड टी। उसी तरह इलेक्ट्रॉन वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैथमेटिकल हमने सिंबल लिया साई। ठीक है, साई इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन वेव। और साई को कैसे लिखा जाता है, साई एक्स वाई जेड टी। ठीक है, बेसिकली साई जो है आपका, इट टेल्स यू
the location of electron, that is उसके x, y, z coordinates in 3 dimension with respect to t is time. ठीक है, right? अब अगर आप साई की वैल्यूज प्लॉट करने लग जाओ तो वो प्लस माइनस दोनों आती हैं, और किसी चीज़ के पोजीशन की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो हो नहीं सकती. तो साई एज इट इज़ कोई यूजफुल चीज़ नहीं है जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हो. इट्स बीन अ सेंचुरी, 100 ईयर्स की साइंटिस्ट साई को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं. बट देन whatever school of thought हो, psi square is what matters and psi square is important. ठीक है, तो psi square जो है that is it tells you the probability of finding an electron. ठीक है, तो psi square क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर हम साई को सॉल्व करें, जो आपने नहीं करना है, इफ इट इज सॉल्व, आई एम अगेन रिपीटिंग, इट गिव्स यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज. और हम कह रहे हैं कि साई आपको कुछ हद तक बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, क्योंकि बोहर तो कहता है 100% एक्यूरेसी से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है. ठीक है, जैसे अगर हम हाइड्रोजन एटम ले लें तो बोहर क्या कहता है कि ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डिस्टेंस पे है, 0.529 पिकोमीटर्स पे है ना, सॉरी 0.529 एंगस्ट्रॉम्स पे है ना, वो 100% एक्यूरेसी से कहता है. लेकिन हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, आप इतनी सर्टेनिटी से कह ही नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो माइक्रोस्कोपिक है. तो साई क्या बता रहा है, अगर आप साई को प्लॉट करो तो वो बता रहा है कि 0.529 एंगस्ट्रॉम पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है. बट वहाँ वो हो भी सकता है और नहीं भी, आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि इलेक्ट्रॉन वहीं पे है, पर वहाँ होने की संभावना सबसे ज़्यादा है. दैट इज व्हाट क्वांटम मैकेनिक्स सेज एंड व्हाट बोहर थ्योरी सेज इज कि 100% इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होगा. बट इट इज प्रूवन कि 100% इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं होता. ठीक है, राइट? सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स छोटी चीज़ों की पढ़ाई है. ठीक है, इसमें 2 साइंटिस्ट ने शुरू में बहुत काम किया. श्रोडिंगर ने आपको ये इक्वेशन दी है मैटर वेव की, इलेक्ट्रॉन को उसने कहा इट इज़ अ मैटर वेव. मैटर वेव क्या है वो भी पढ़ा हमने, और ये इक्वेशन उसको डिफाइन करती है. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, नाउ अब हम आते हैं कि हम क्वांटम नंबर्स फिर क्या है. अगर ये सारा क्वांटम मैकेनिक्स में आता है और आप कह रहे हो कि साई का कोई फ़ायदा नहीं है, साई स्क्वायर पढ़ेंगे, तो बेसिकली व्हाट आर दोस क्वांटम नंबर्स? जैसे हमने बताया कि साई एक वेव फंक्शन है और ये आपको इलेक्ट्रॉन की लोकेशन का अंदाज़ा दे रहा है. ठीक है, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो आपको 3 चीज़ों का पता लगता है. दोस 3 वेरिएबल्स आर द 3 क्वांटम नंबर्स. ठीक है, यहाँ से इसको मिटा लेते हैं. ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बोहर थ्योरी हमें बता रही थी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स, जिनकी एनर्जी लेवल्स फिक्स्ड हैं, उसमें घूम रहे हैं, और उन सर्कुलर पाथ्स को कहते हैं ऑर्बिट्स. ठीक है, इन ऑर्बिट्स के नाम क्या होते हैं? K, L, M और N. और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से लेके मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स तक हो सकते हैं. हमने किया था कैलकुलेट 2, 8, 18, 32. कैसे? 2n² रूल से. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ी? श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसके हिसाब से जब हम काई स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो इट गिव्स यू द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वो रीजन बताती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना सबसे ज़्यादा है. ठीक है, एंड दैट रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where there is maximum probability of finding an electron, that region is called orbital. ठीक है, और इस ऑर्बिटल के साइज, शेप, ओरिएंटेशन, एनर्जी लेवल्स को डिपिक्ट करते हैं हमारे क्वांटम नंबर्स
N, L और M। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पहले क्वांटम नंबर N पे। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल n से। ठीक है, स्मॉल n जो है बेसिकली इट इज टेलिंग यू, गिविंग यू एन आइडिया कि इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे घूम रहा है। ठीक है, सो इट इज डिपिक्टिंग काइंड ऑफ, अगर आप उसको एग्जैक्ट तो आप ऑर्बिट नहीं कह सकते, ठीक है, एक तरह से वो एरिया बता रहा है जहाँ पे सरसरा उसके इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना है। इसको हम और आसान करने के लिए हम रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते और आपको एक शूज़ चाहिए, आप एक शूज़ ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, तो अगर आप लिख दो कि मैं सिर्फ मोहाली में रहता हूँ या सिर्फ चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो वो आपके पास कभी भी नहीं पहुँचेगा, है ना। तो जब आप किसी को अपना एड्रेस भी बताते हो तो आपको 4 चीज़ें एटलीस्ट देनी पड़ती हैं। लेट्स से योर हाउस नंबर, ठीक है, राइट, योर सेक्टर नंबर, योर सिटी एंड योर पिन कोड, है ना। तो मिनिमम 4 फील्ड्स चाहिए होती हैं आपको अपना एड्रेस बताने के लिए। इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, हम उसका एड्रेस भी सिर्फ एक चीज से नहीं डिफाइन कर सकते। इलेक्ट्रॉन के एड्रेस डिफाइन करने के लिए भी हमें 4 फील्ड्स चाहिए होती हैं, और वो 4 फील्ड्स क्या हैं, हमारे 4 क्वांटम नंबर्स N, L, M और उसके बाद S। ठीक है, तो अगर हम N को कंपेयर करें इस एग्जांपल से, सो इट इज एज गुड एज सेइंग दैट आई एम स्टेइंग इन मोहाली और आई एम स्टेइंग इन चंडीगढ़। तो उससे आपको जितना वेग आइडिया मिलेगा उतना ही आपको, अगर N पता हो, आपको उतना ही वेग आइडिया मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। ठीक है, क्लियर है। सो ये जो N है, अब बेसिकली इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर और इसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, क्लियर है, राइट। अब एक N के अंदर, एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, मतलब कितने ऐसे रीजन्स हो सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। एक N के अंदर n² ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, दैट इज देयर आर n² प्लेसेस। जैसे अगर मैं ले लूं, मेरा N1 है, ठीक है, तो n² क्या हुआ, 1, तो मतलब n इक्वल्स टू 1 में एक ही ऐसा रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं n इक्वल्स टू 2 ले लूं तो n² क्या हो गया, 4। दैट मीन्स सेकेंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे 4 रीजन्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के होने की संभावना मैक्सिमम है। ठीक है, सिमिलरली जब n इक्वल्स टू 3 हुआ तो n² क्या हो गया, 9। ठीक है, सो दैट मीन्स देयर आर 9 रीजन्स प्रेजेंट इन द थर्ड शेल वेयर इलेक्ट्रॉन्स के होने की संभावना सबसे ज्यादा है। n इक्वल्स टू जब 4 है तो n² क्या हो गया, 16। दैट मीन्स फोर्थ शेल में ऐसे 16 एरियाज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। वी विल कम बैक टू दिस अगेन। एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके कॉम्पिटिशन्स का। ठीक है, फर्दर आगे n के बारे में पढ़ते हैं। n डिपिक्ट क्या करता है, n डिपिक्ट करता है आपको एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n depicts the energy of the electron. In case of hydrogen atom, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है n से पता लगती है, और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में n और l ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बताता है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के बारे में। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमें और क्या क्या पता लगता है, जैसे हम फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड से फोर्थ आगे आगे बड़े बड़े शेल्स में जाते हैं, तो अगर हम इनके साइज की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3,
उससे बड़ा 4, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक छोटा सा इसको 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये क्या हो गया आपका n इक्वल्स टू 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट साइज उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। सो दिस इज समथिंग पैरेलल जो आपने बोहर ऑर्बिट में पढ़ा था, उससे कुछ सिमिलर है आपका ये शेल, दैट इज KLMN जो पढ़ा था। अब अगर समझने के लिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, वो अब क्या बन गया 1 2 3 और 4, ठीक है। ओके, सो ये हो गई बात हमारे एनर्जी की। नेक्स्ट बात हम करते हैं जो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स है उनका क्या होता है। साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, जब आप फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जा रहे हो या आगे बाहर की तरफ जा रहे हो, जैसे जैसे n का नंबर बढ़ता जा रहा है, ऑर्बिट का नंबर 1 2 3 4 हुआ, ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट शेल में जो रीजन था जहां इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, उसका साइज छोटा होगा। सेकंड शेल में जो आपको ऑर्बिटल दिख रहे हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं सेकंड शेल में 4, है ना। तो सेकंड शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उनका साइज बड़ा होगा, थर्ड का उससे भी बड़ा और फोर्थ का उससे भी बड़ा। क्लियर है? ओके, सो ये हो गई बात हमारे ऑर्बिटल्स की। अब हम आपको एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया कि n आपको एनर्जी बता रहा है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो जैसे हमने बोहर में पढ़ा था कि ये फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स थी और इनमें कितनी एनर्जी होती है -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या -2.18 into 10⁻⁻18 over n² जूल्स। तो दिस वी डिड इन बोहर थ्योरी, ठीक है। और हमने कैसे पढ़ा था कि जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं इनकी एनर्जी बढ़ती जाती है। उसी तरह शेल्स में भी हम जब शेल पढ़ते हैं या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, तो अगर मैं इनको एनर्जी वाइज अरेंज करूं तो n इक्वल्स टू 1 की सबसे कम एनर्जी है, उसके बाद 2 की, उसके बाद 3 की और उसके बाद 4 की, ठीक है। तो जैसे जैसे बाहर की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे शेल बढ़ता जा रहा है, एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे आपका शेल बढ़ा वैसे वैसे ही एनर्जी बढ़ी। अब इसको भी आपने रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों है? चीज को आपको कभी वाई नहीं पूछेंगे, ये क्वेश्चन में आपको अप्लाइड क्वेश्चन आएगा, बट अगर आप समझ के पढ़ोगे तो आपके दिमाग में याद रहेगा, ठीक है, आगे बहुत हेल्प करेगा। सो जैसे जैसे शेल बढ़ रहा है एनर्जी कैसे बढ़ रही है, इस डायग्राम से देखो। जो फर्स्ट शेल में ऑर्बिटल्स होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इट इज वेरी क्लोज टू द, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के काफी पास है ना। जो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो गया, थर्ड वाला और दूर हो गया, फोर्थ शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर हो गया, है ना। तो जैसे जैसे आपको इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। तो जैसे जैसे आप शेल से दूर जा रहे हो, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, some amount of energy is required to keep the negative charge away from the nucleus, ठीक है। और दूर जा रहे हो तो और एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दूर रखने की, है ना। सो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको इससे दूर रखने के लिए, वो इट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी हियर। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसमें एनर्जी स्टोर्ड कम है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसको न्यूक्लियस से दूर रखने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो यहाँ इसमें स्टोर हो गई, तो ये ज्यादा है। थर्ड वाला और दूर हो गया, इसमें एनर्जी और ज्यादा होगी, और फोर्थ वाला और होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे शेल का साइज बढ़ता है एनर्जी लेवल गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। So let's just sum up about principal quantum number. Principal quantum number is a positive integer.
ये आपको इट्स समथिंग लाइक योर बोहर ऑर्बिट, आपको बहुत सरसरा आइडिया देता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ठीक है, राइट। सो हर एक शेल में डिफरेंट रीजन्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। किस शेल में कितने रीजन्स होते हैं, बाय द n स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है, which tells you फर्स्ट शेल में ऐसा एक रीजन है, सेकंड शेल में 4 रीजन्स हैं, थर्ड शेल में 9 रीजन्स हैं और फोर्थ शेल में ऐसे 16 रीजन्स हैं, ठीक है। इनको आप डायरेक्टली फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोहर ऑर्बिट से कंपेयर कर सकते हो। अगर आप अपना एड्रेस कंपेयर करो और इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कंपेयर करो, सो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज टेलिंग यू। जैसे अगर आप चंडीगढ़ या मोहाली में रहते हो तो इट्स जस्ट टेलिंग यू दैट यू आर स्टेइंग इन मोहाली और यू आर स्टेइंग इन चंडीगढ़, सो दैट इज द लेवल ऑफ फोकस दैट इज देयर और द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इट विल गिव यू, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे, दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको आप नोट कर लीजिए।